मुझे लगता है कि इतना तो मैं भी आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूं कि आप लोगों को मालूम होगा कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में, मेन परीक्षा में, लिखित परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है, ऐसे का भी होता है। और जो आप देखते हैं कि मेरिट बेस्ड पेपर है, यानी कि जिस पेपर के अंकों के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है और आपको कोई पद मिलता है। और जितना अच्छा निबंध लिख सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर ला सकते हैं, अच्छी बात रहेगी मुझे लगता है। तो आपके सामने एक कॉपी है, और ये कॉपी किसकी है? अनिरुद्ध कुमार की। ये 2017 के सिलेक्टेड हैं और इनकी रैंक थी 146वीं। और इस कॉपी को आप लोग देख के कि उन्होंने किस तरह से निबंध लिखे हैं, क्या गलतियां की हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करना चाहिए, सीख सकते हैं मुझे लगता है। और आप भी निबंध लिखना शुरू करिए। क्या करिए? शुरू करिए। जितने शब्दों में लिख पा रहे हैं अच्छी बात है, कम में लिख पा रहे हैं अच्छी बात है, अधिक में लिख पा रहे हैं अच्छी बात है। आगे जैसे जैसे लिखते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, सब कुछ सुधार हो जाएगा। तो निबंध आप देखेंगे कि 250 नंबर का रहता है। कितने? 250 नंबर का रहता है निबंध आपका। और आप देखेंगे कि इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है आपको। और अनिरुद्ध कुमार की 87 नंबर थे, जो दृष्टि का उन्होंने टेस्ट दिया था उसमें, ठीक है, जब वो टेस्ट दे रहे थे। और इसमें आप लोग क्या किया करिएगा कि ये निर्देश दिए रहते हैं, ये पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका को गुरु पृष्ठ पर निर्दिष्ट प्रभाव करना आवश्यक है। इनमें और प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दीजिए। और जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है ना, और आपके पास क्या उत्तर पुस्तिका आती है, तो उसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा। इस तरह के जो निर्देश दिए रहते हैं, अनुदेश होते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको खंड ए और खंड बी में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है आपको, और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों के बीच लिखना है आपको। 1000 से 1200 शब्दों के बीच। अब आप लोग कहते हैं कि ये कैसे मालूम चलता है 1200? क्या एक एक शब्द की जांच होती है? एक एक शब्द गिना जाता है? अरे बिल्कुल नहीं गिना जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, और आप देखेंगे भी अगर समझ में आए तो, कि अगर मान लीजिए कि 1000 शब्द में लिखा हुआ है आपने निबंध, अगर 975 शब्द भी है ना, अगर निबंध बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, समझ में लिखा हुआ है, और जो कॉपी चेक करने वाला है उसे आकर्षित करता है, उसे ध्यान को आपकी कॉपी में लगाने पर वो मजबूर हो जाता है, तब भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1200 की जगह अगर आप देखिए 1225 शब्द पहुंच गए, 50 शब्द पहुंच गए, अगर आपका जो आंसर है, जो निबंध है, वो बड़ा सटीक लिखा हुआ है, शुद्ध भाषा है उसमें, और बड़ा आप लोगों ने सभी पॉइंट को ध्यान में रखा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना मत सोचा करिए कि एक एक शब्द को कोई चेक करेगा कॉपी को। वो तो एक अंदाजा लगा लेते हैं। हो सकता है कि आप देखेंगे कि पहली लाइन को वो कर लें, एक ओवर ले लें या एक पेज को ले लें, उस हिसाब से वो चेक करते होंगे। तो ये ध्यान रखा करिएगा। और 2 आपके जो निबंध रहते हैं 125-25 नंबर के रहते हैं। 125-25 यानी कि 250 हो गए। तो सबसे पहले खंड 1 यानी कि सेक्शन ए को देखते हैं। इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए। पहला टॉपिक कह रहा है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था। तीसरा टॉपिक है यदि आप एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो आप देखिए बीज बोएं, और यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ी का समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें, महिलाओं को। विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है। ये 4 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक आपको टॉपिक चुनना होगा। क्या? एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। अब आप देखिए कि अनिरुद्ध कुमार ने किस पर? समन्वित प्रयत्न से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष आई आपदाओं को उजागर करता है। इन्होंने पहला एक तरह से आप देखिए टॉपिक चुना हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं।
ये आप देखेंगे। इन्होंने लिखा है कि भारत से भरा देश है, भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के स्तर पर इतनी विविधताएं हैं जो भारत को एक देश के रूप में नहीं, देशों के देश के रूप में आप देखते हैं कि स्थापित करता है। और एक बात आपको याद रखना है, शुद्ध शब्द लिखना है, आपको सही शब्द लिखना है। आजादी के बाद भारत गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा जैसी मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहा था। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ आप सांप्रदायिकता, भाषावाद, शिक्षा क्षेत्रवाद की अलग में ही आग में ही जल रहा था ये आज़ादी, आप देखिए। और उसी समय आप देखेंगे एक अमेरिकी मैगजीन अटलांटिस में एक लेख छपा था जिसमें बताया गया था कि भारत में इतनी समस्याएं हैं कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखना संभव नहीं होगा। इतनी विविधताएं को बनाए रखने के लिए भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही शासन उपयुक्त होता है। और कई लोग तो ये भी आप देखते हैं, कई विद्वानों ने ये भी कह दिया था कि भारत बहुत दिन तक एक नहीं रह पाएगा, भारत टूट जाएगा, कई भागों में बढ़ जाएगा। अब आप खुद जानते हैं कि 563, 64, 65 रियासतें थी, और आप देखते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से उन्हें एक करके रखा, क्योंकि सब अपने आज़ाद होने के ख्वाब देख रहे थे। तो ये भी आप देखें, इसमें आप देखिए परिचय मांग को और प्रभावी बनाए, और तथा उसमें आप देखते हैं कि टॉपिक से समान या जानकारी आप देखते प्रस्तुत करें टॉपिक से जुड़ी हुई। एक वर्ष का भारत ये तब का भारत था और ये अब का भारत है। भारत ने न केवल अपने लोकतंत्र को, चलिए इसे आप देखेंगे थोड़ा और जूम कर लेते हैं, अपने लोकतंत्र को ही बनाए नहीं रखा, वर्ण विविधता को संरक्षित रखने के साथ उसका पोषण भी किया है। हमने सामाजिक क्षेत्र में काफी शांति भी की है। शिक्षा का जो स्तर 1950 के दशक में 18% या उससे था, उसे अब 74 तक लेकर आए हैं। ये आप लोग थोड़ी शुद्धता पे ध्यान दिया करिए, ऐसे शब्द लिखिए कि सामने कॉपी चेक कर रहा है वो समझ पाए, ठीक है। और राइटिंग भी थोड़ी ठीक हो तो अच्छी बात है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों का बोलबाला था, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, उसे आज बढ़ाकर हमने 67.6 वर्ष कर दी है। यह हमारी अथक मेहनत और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही परिणाम था। एक बात आप लोग बताइए, मुझे आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप सभी जानते हैं कि जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब औसत एक आदमी इतना जिएगा। हो सकता है कोई 100 साल जी जाए, कोई आप देखते हैं कि 10-20 साल में खत्म हो जाए, तो पूरा औसत निकाला जाता है। ये गरीबी का भी औसत निकाला जाता है। आप देखिए हमारे देश में कई घरों में खाने के लाले पड़े रहते हैं, कई में आप देखते हैं खाना बिकता है, कई लोगों की कमाई 500 रुपये भी दिन की नहीं हो पाती, कई करोड़ों में अरबों खरबों में कमाते हैं, तो पूरा औसत निकालते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि इस पर सवाल भी उठते हैं कि ये सही आंकड़े नहीं होते। आर्थिक क्षेत्र में आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शुमार है। हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले एक दशकों से हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% के ऊपर रही है। गरीबी के स्तर को आप देखिए 1950 के 70% के आंकड़े से 2011-12 को आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, 2011-12 में आप देखिए 22.9% तेंदुलकर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप लेकर आए हैं। ये आप लोगों को कोई आंकड़े अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की वहां आप उल्लेख भी कर दिया करें कि इस रिपोर्ट के हिसाब से, समझ रहे हैं आप लोग, तो और प्रभावी आपका निबंध होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को लगातार मजबूती मिली है। जनता के अधिकारों को संरक्षित व पोषित किया गया है और सत्ता के विकेंद्रीकरण को तेज किया गया है। प्रशासन की दक्षता व प्रभावशीलता में भी सुधार हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो पंचायती राज आप देखते हैं ना, एक तरह से उसी का हिस्सा है। परंतु उपयुक्त सफलताओं के बावजूद भी आज भी भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। खासकर सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की गति पर भी लगाम लगाया है। आज भारतीय समाज की विविधता ही भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। और आप देखिए समाज में जाति विभाजन पूर्व में ही आप देखें रहा है, परंतु वर्तमान में इसकी तीव्रता बढ़ी है। आज जातियों के बीच संघर्ष बढ़े हैं और इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज आप देखिए लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर निम्न जातियों जहां सत्ता के विभिन्न पक्षों व स्तरों पर आप देखिए अपनों को कथित काबिज कर रही हैं, वहीं उच्च जातियां अपने सत्ता के बंटवारे को लेकर तनाव महसूस कर रही हैं। और इसी के साथ निम्न जातियों का पिछड़ापन भी उन्हें सरकार
प्रशासन के प्रति आंदोलित होने को बाध्य कर रहा है। और यही कारण है कि जातीय संघर्ष, नक्सलवाद अति तेजी से बढ़े हैं। बिहार में आप देखिए रणवीर सेना व माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आप देखते हैं कि बीच खूनी संघर्ष को कौन भूल सकता है। इस तरह के कई आप देखते हैं कि दो समुदाय के बीच होते रहते हैं। और केवल जाति ही नहीं, धर्म भी आज आप देखिए भारतीय समाज के समक्ष चुनौती बना हुआ है। खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आप देखिए व्याप्त ऐतिहासिक विश्वास, गुजरात दंगे, अविश्वास, मुजफ्फरपुर दंगे आदि के रूप में परिजीत होता दिखा रहा है। इसने समाज में विभाजन की खाई को और गहरा किया है। और प्रसिद्ध विद्वान सालेग हैरिसन मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति व आप देखिए धर्म है, और इस सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें तोड़ना कठिन है। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न जातियां, धर्म देखने को मिलेंगी। एक धार्मिक स्थल कानून आया था ना, एक आप देखें हमारे देश में मुद्दा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का रहा, पूरे देश को हिला के रख दिया। दो समुदायों के बीच आप देखिए किस तरह से खाई बढ़ी। लेकिन आपने देखा है कि उसी को रोकने के लिए, उसी तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, कोई और मामला ना बढ़े, तो आप देखेंगे कि धार्मिक स्थल कानून 1991 में आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। लेकिन इसका लेकिन का मतलब आप समझ रहे हैं? लेकिन का मतलब ये है कि इसमें कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ादी मिली हमें, उसके पहले जो कुछ भी हुआ है सबको भूलना होगा उसे, चाहे मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, या किसी और धार्मिक स्थल को तोड़ा गया हो। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी, और धर्म ये जाति का ज्यादा हिस्सा बन जाता है। इसलिए और ज्यादा आप देखते हैं जाति व धर्म की तरह भाषाई विवाद भी ऐसा मुद्दा रहा है। ये आप देखिए दक्षिण भारत में जाइए, वे विरोध करते रहते हैं हिंदी का, और जिसने लगभग एक शताब्दी से भारत को भयभीत करके रखा है। स्वतंत्रता के बाद से ही आप देखिए भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए, खासकर दक्षिण भारत राज्य द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जाने व हिंदी थोपे जाने के विरोध में आप देखिए जनमत, और इसमें आप देखेंगे कि उग्र विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज भी आप देखिए भाषा एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाल ही में आप देखिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगाली भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य बनाए जाने को तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें आप देखिए जानमाल की व्यापक क्षति भी हुई है। क्या हुई है? क्षति भी हुई है। और इस सभी निजातीय तत्वों में व्याप्त विविधता ने भारतीय समाज में संघर्ष को तेज किया है। और जहां सिविल संहिता यूसीसी की मांग को लेकर समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की, ठीक है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय में आक्रोश है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में भय है कि कहीं इससे उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान न छीन ली जाएगी। इसी तरह आप देखिए पिछले कुछ समय में गाय भी एक प्रमुख विषय बना, और गौरक्षा के नाम पर आप देखिए बने ये समूहों जो आप देखते हैं कि गायों की रक्षा की द्वारा होने वाली हिंसा को भी आप देखते हैं कि किसी भी रूप में नहीं सही ठहराया जा सकता। विभिन्न समाधान को सुलझाने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता को लिखें यहाँ, विभिन्न समस्याओं को। इसी तरह कश्मीर के संदर्भ में 370 थी, वो खत्म किए जाने की मांग को भी तेजी से जन समर्थन मिला, वो हो भी गई। कई लोगों जो वास्तव में अनुच्छेद 370 की महत्ता को नहीं जानते हैं भी उस पर आप देखते हैं कि इसके संदर्भ में हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। इस तरह के मसलों पर या जनमत उग्र होना और तार्किक होना, पर्याप्त विचार विमर्श के साथ निर्णय ना लेना भी कश्मीरियों के मन में भारत के प्रति आप देखिए बिलगाव बढ़ाता है एक तरह से। और केवल कश्मीर नहीं, देश का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी अपने को भारत का अंग नहीं समझता है। इसका मुख्य कारण उसका पिछड़ापन, उसके साथ होने वाला भेदभाव है। आज भी आप देखिए उत्तरी पूर्वी राज्यों के लोगों में नेपाली, पहाड़ी, पिंकी आप देखिए बिंकी आदि नामों में पुकारा जाता है, जो उन्हें शेष भारत के प्रति क्षोभ पैदा करते हैं एक तरह से। यहां भी आप देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय महाल नोबिस मॉडल पेश किया गया, जिसमें संकल्पना व्यक्त की गई थी कि समय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बने पहचान विलुप्त होते जाएंगे व विकास धर्मनिरपेक्ष गति से आगे बढ़ेगा, परंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। और आप देखिए शायद हम उस राष्ट्र की संकल्पना से दूर जा रहे हैं जिसकी स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज जरूरत है कि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक सभी क्षेत्रों में विविधता को प्रोत्साहित व संरक्षित करे। और आप देखिए
विशिष्ट समाज को किसी भी स्थिति में आदर्श समाज नहीं माना जा सकता है। और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में समानता का लक्ष्य रखा था, आरक्षण के संबंध में सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाई थी। आज भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार के प्रयास कर रही है। और आप लोग, आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा रहता है, इसे ध्यान रखा करिएगा, इस पर ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए, पॉजिटिव रहा करिएगा। और दोनों मतलब आप न्यूट्रल रहा करिएगा एक तरह से, और उसके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है उस पर भी बात किया करिएगा। ऐसा नहीं कि आपके सामने आरक्षण की बात आई तो आप पूरी तरह से उसके पक्ष में हो गए, और अगर विपक्ष के हैं तो पूरी तरह से नकार दिया, अरे आरक्षण बिल्कुल खराब है, ऐसा है वैसा है। तो ध्यान दिया करिएगा। और आप देखते हैं कि आज रोजगार ढूंढने वाले ना बनकर रहे बल्कि रोजगार को पैदा करने वाले बने। इसके लिए आप देखिए दलित कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित कर इसमें आप देखो उद्यमिता का विकास किया जा रहा है। इसी तरह विकास की धारा में पिछड़े बने रहे जनजातीय समुदाय को भी मुख्य धारा में लाना होगा। उसके जड़ जंगल जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी, उनकी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना होगा। याद देखिए, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद, जातीय संघर्ष जैसे संकट प्रभावहीन हो जाएंगे। और नीति निर्माण में आप देखिए आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता की आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जगह समावेशी राष्ट्रवाद की संकल्पना को बल प्रदान करें। ऐसे राष्ट्रवादी भावना जिसमें आप देखते हैं कि जिसके प्रयास सभी समूहों व वर्गों की भागीदारी हो, जिसमें नाजीवाद व फांसीवाद भी राष्ट्रवाद के ही रूप थे पर घिनौने रूप थे। वहीं गांधी व नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद था क्योंकि ब्रिटिश शासन ने देश को मुक्त कराने का काम किसी एक समूह या एक जाति या फिर किसी एक धर्म ने नहीं, वरन सभी समुदाय, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर किया। आज भी आप देखिए हमारे समक्ष ब्रिटिश शासन की तरह गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जिनमें आप देखिए भारत पिछले 70 वर्षों से आज़ाद होने का प्रयास कर रहा है। परंतु ये प्रयास तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम अपने को एक विशिष्ट जाति का, एक आप देखते हैं कि जाति या फिर एक विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषाई समूह को सदस्य मानते रहेंगे, भाषाई समूह को सदस्य मानते रहेंगे। हमें इस संकीर्ण मानसिकता से, आप देखेंगे कि मानसिकता से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने को पहचानना होगा। और इस समय मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता व्हेन ही माइंड इज विथआउट फेयर की कुछ पंक्तियां याद आती। इस तरह की आप लोग कविताएं भी लिख सकते हैं। शब्द सीमा को पूरा करने का प्रयास करें। देखिए इन्होंने पूरा नहीं कर पाया ना, जहां आप देखिए यहाँ दिमाग पर खौफ का भय ना हो, नहीं सिर, ये आप देखते हैं कि यहाँ उद्दंड प्रश्न की मांग बहुत संगत नहीं और यह किसी स्तर आयाम को ही प्रकट करता है। और कृपया उत्तर को अंत ऐसे उद्धरण से करें जो कि निबंध के लगभग सभी आयामों को प्रस्तुत करता हो। ये 32 नंबर आप देखिए इन्हें मिले 125 में से, कितने 125 में से 32 नंबर इनके इसके लिए दिए गए हैं। देखिए इस तरह का कोई पेज अगर खाली रह जाता है तो उसे काट दिया करिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग काट दिया करिएगा या लाइन डाल दिया करिएगा। अब आप देखिए ये दूसरा खंड है, सेक्शन बी है, और इसमें भी आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। 4 में से एक टॉपिक आपको चुनना है और आप लोगों को 1000 शब्दों से लेकर 1200 शब्दों में इसका ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। और आपको बता दूं कि इसके लिए भी आपके पास 125 नंबर रहेंगे। ये निबंध भी आपका 125 नंबर का रहेगा। अब आप देखिए इन्होंने पहला ही टॉपिक चुन लिया है, एक राष्ट्र एक निर्वाचन। और आजकल आप देखिए कि हमारे देश में काफी जोरों शोरों से चर्चा भी हो रही है कि एक बार में इलेक्शन करवाइए, आप एक बार में ही खत्म हो जाए। और इलेक्शन के बारे में एक और बात बता दूं आप लोगों को, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं, सरपंचों के हों, प्रधानों के हों, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, तो इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, और जो आप देखिए लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभाओं के हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हो, इनके करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है।
324 अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप देखेंगे कि इसे और जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग और आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, बस आपको परेशानी ना हो, हर हाल में आप लोग समझिए और इस तरह की कॉपी देख देख के आप लोग तैयारी करिए, आंसर राइटिंग सीखिए। तो मुझे लगता है, और आप देखिए निबंध लिखना सीखिए तो और बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। तो निर्वाचन आधुनिक लोकतंत्र प्रक्रिया की आधारभूत स्तंभ माना जाता है। निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन की गर्त में हवेल सकता है, एक तरह से सकती है। और मॉलकम का ये आप देखते हैं कि कथन है। वैसे तो भारत में चुनाव प्रक्रिया काफी सफल रही है और तथा समय पर आप देखिए समय यह डैश लगा दीजिएगा, थोड़ा शुद्धता लिखिएगा। ठीक है, इसमें सुधार होते रहते हैं, परंतु पिछले कुछ समय में से एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है और वह है कि सांसदों यानी कि लोकसभा व सभी राज्य विधान मंडलों के चुनाव एक साथ कराना। और इस मुद्दे पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री व भूतपूर्व राष्ट्रपति ने काफी बल भी दिया है। और ऐसे में हम यह विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि एक निर्वाचन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या इसे लागू करना आसान होगा, किन किन चुनौतियों का इससे आप देखते हैं कि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आप ही क्या यही सुधार निर्वाचन प्रक्रिया में चल रहे समस्याओं व राजनीति की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है या फिर कुछ अन्य उपाय भी करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर इस लेख में विचार विमर्श किए गए। एक टॉपिक आजकल चर्चा में बना हुआ है ना, तो आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूं। दृष्टि आई इसमें जो विकास दिव्य कीर्ति हैं, उन्होंने एक निर्वाचन एक देश पर बात की हुई है, एक साथ निर्वाचन करवाने की, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, काफी विस्तार से बात की। भारतीय लोकतंत्र में एक साथ संसद तथा राज्य के विधानसभाओं चुनाव की पृष्ठभूमि पर लिखें, थोड़ा और अच्छे से इन्होंने कहा है। आगे आप देखेंगे कि सर्वप्रथम यह बताते चले कि एक निर्वाचन का सिद्धांत कोई नया नहीं है। भारत के अलावा भी कई देशों में इसका प्रचलन है और भारत में विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने भी कई बार इस मुद्दे पर विचार किया है। और भारत में पहले एक साथ चुनाव होते थे, आप समझ रहे हैं। बाद में आप देखते कोई सरकार गिर गई, किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो वो नियम क्रम बदल गया, तो इससे अलग अलग होने लगे। और आप देखेंगे कि संसद की कई समितियों ने भी इस संबंध में अनुशंसा की है। और आप देखते हैं कि वास्तव में भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या 1.3 अरब रहती है, उसमें से भी लगभग 1/4 के ज्यादा निरक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं। साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव इतना गहरा है कि एक सफल चुनाव संभव करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। और सामान्यतः किसी लोकतंत्र में सरकार की अवधि 5 साल की होती, परंतु पाया गया कि सरकारें औसतन 4 साल ही काम करती हैं, क्योंकि चुनाव साल में सामान्यतः सरकार के सभी कामकाज ठप रहते हैं। बस सरकारी तंत्र चुनावी प्रचार की व्यवस्था व चुनाव को सफल क्रियान्वित कराने की व्यवस्था में ही लगा रहता है। चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आप देखते हैं कि या देश में लोक चुनाव के समय एमसीसी यानी कि मॉडल कॉन्डक्ट ये आप देखें कोर्ट आचार संहिता होती है ना, उसी की बात हो रही, कॉन्टेक्ट लागू हो जाता है। और आप देखिए ये एमसीसी चुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहता है। इस दौरान सरकार कोई नए काम विकास को किसी को कार्य शुरू नहीं कर सकती है। साथ ही आप देखिए पुराने कार्य भी प्राथमिक मशीनों के चुनाव में व्यस्त रहने के कारण ठप्प पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चुनाव के समय एमसीसी की अवधि 2.5 से 3 माह तक आप देखते होती है। अतः इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं के महरूम रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इसमें कि आप लोग देखते हैं कि शुद्धता पर ध्यान दीजिए करिएगा और सामने जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे अच्छी तरह से समझ में आए, बस इतनी अच्छी राइटिंग आप लिखिएगा। ठीक है, ये भी कोशिश करिए और लिखते लिखते सुधर जाएगा, ये भी मुझे लगता है। और आप देखते हैं कि हर साल आप देखिए किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। निरंतर चुनाव के फलस्वरूप विकास कार्यों को होने की नुकसान के अलावा सामान्य जन तथा राज्य को होने वाले अन्य परेशानियों का भी उल्लेख करें, ये कह रहे हैं। और यह भी पाया गया है कि चुनावी साल में सरकार चुनावी प्रचार कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण सरकार बैक सीट पर चली जाती है और प्रशासन नौकरशाही बैक पर आ जाती है। आप देखिए
फ्रंट सीट पर। यह लोकतंत्र भावना के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य का शासन जनता को प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जानी चाहिए, ना कि सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाह से। और इसके साथ ही चुनाव के अलग अलग होने पर धन का खर्च भी ज्यादा होता है। साथ ही आप देखिए वोटिंग, जो आप देखिए बोगस वोटिंग की समस्या भी होती है, क्योंकि एक वोटर अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव की में नकली पहचान पत्र से वोट करने में सफल हो जाते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। और इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन का सिद्धांत दिया जाता है। और एक ही साथ आप देखते हैं कि एक ही साथ लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की अनुशंसा की जाती है। इससे लगातार चलने वाली चुनाव से होने वाले विकास प्रक्रियाओं की बात भी घटेगी। और आप देखिए साथ ही प्रशासन की चुनावी व्यवस्था से जल्द मुक्त होकर सामान्य स्थिति के संचालन में योगदान कर सकेंगे। इसके साथ ही इसमें वोटर ये आप देखिए टर्नआउट भी बढ़ने की संभावना। इसके अलावा बगस वोटिंग ऐसी समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। एक साथ होने वाले चुनाव से चुनाव में धन बल का प्रयोग भी घटने की संभावना है। परंतु एक निर्वाचन उपयुक्त लाभों के साथ कई चुनौतियों में भी से भी भरा है। सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या इस प्रक्रिया द्वारा बनी हुई सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने में सक्षम होगी। अगर बीच में आप देखिए बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भंग किया गया तो फिर क्या चुनावों के अगले आने वाले चुनावी साल तक आप देखिए इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक सरकार का संचालन कौन करेगा। और साथ ही आप देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल सरकार ने ही पहले समर्थन से पूर्व लोकसभा विधानसभाओं को भंग कर दिया तो सरकार का संचालन कौन करेगा। और इस तरह आप देखिए व्यवस्था में पूरी संसदीय प्रणाली में ही व्यापक बदलाव करने होंगे। और साथ ही यह व्यवहारिक रूप से अभी सफल होने की संभावनाओं की बात हो रही है। ये आप देखिए को खारिज करता है। भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में आप देखिए प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी की जरूरत होती है, जो ना तो उपलब्ध हो पाएगी और ना ही चुनाव आयोग ऐसा प्रबंधन कर पाएगा। थोड़ा जैसे आप देखिए इनमें ये शब्द थोड़ा ध्यान दिया करिएगा। एसबाई कुरैशी के कथन लगातार चुनाव के कारण निश्चित स्तर पर आर्थिक और गतिविधियों के बढ़ावा मिलता है। समीक्षा, हाँ, अगर आप देखिए किसी ने सलाह दी उसमें फायदे बताए। देखिए कभी भी लिख रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, वो क्या है, समझ रहे हैं, अपना निष्कर्ष क्या हो सकता है, पूरा ध्यान दिया करिएगा। और आप देखेंगे कि ना चुनाव ऐसा प्रबंधन, अगर किसी तरह प्रशासनिक सुरक्षा मशीनरी करी दिया जाता है तो देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए इस समय भी गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। अलगाववादी तत्व इस स्थिति का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेगी। अगर इसकी व्यवहारिकता पर और विश्लेषण को तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे एक साथ में चुनाव कराने में 8-9 चरणों में चुनाव संपन्न कराने बढ़ते हैं तो फिर तो भारत में आप देखिए 29 राज्य बाद 2 केंद्र शासित राज्य जिनमें विधानसभाओं और दिल्ली और आप देखते हैं कि पांडिचेरी, अब तो आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर बन चुका है, उनमें एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नागरिकों के शैक्षिक स्तर को भी देखना होगा, क्योंकि एक डर यह भी माना जाता है कि एक साथ चुनाव कराने में स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दे आपस में मिश्रित हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग मुद्दे होते हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा होता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरण के 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 में से आप देखिए 38 सीटें मिली थी, और वहीं आप देखते हैं कि 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में से बहुमत कम समर्थन मिला था। वहीं आप देखिए 2018 में विधानसभा चुनाव हुए एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो आप देखिए वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन लोकसभा में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत थी। 2014 में भी 2019 में भी चुनाव में ऐसे बहुत कम समर्थन मिला, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में इस राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय रहते हैं मुद्दे और जनसंपर्क नहीं है। और एक आप चुनाव कराने पर क्या जनता इतनी जागरूक है कि उतना जानता है कि मानसिक स्तर है कि वह क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से अलग कर देख सकें। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां वो इसका विरोध करती हैं, क्योंकि जब आप देखिए कोई चर्चा में है राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसी है तो उसे तो फायदा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये भी देखने को मिलता है। और आप देखिए राष्ट्रीय चुनाव जो आपके विधानसभा चुनाव होते हैं वो अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और आप देखते हैं लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पर वोट देता है कौन आप देखते थे, जो आपका वोटर होता है। कुल मिलाकर एक निर्वाचन की व्यवहारिकता काफी जटिल है, और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मांग का समर्थन नहीं किया है। हाँ, इस दिशा में कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, जैसे आप देखिए जिन राज्यों में चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होने में उसमें एक साथ चुनाव कराए जाए। इसी तरह के जिन राज्यों में चुनाव लोकसभा के चुनाव
साल में पढ़ रहे हैं उनकी लोकसभा चुनाव के साथ ही जोड़कर चुनाव हो, इसमें आप देखिए लोकसभा चुनाव के साथ ही आप देखेंगे जोड़कर चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रयोग चुनाव आयोग ने किया 2014 की लोकसभा चुनाव के इस समय इसका सफल परीक्षण भी रहा तथा इसके बाद भी संख्या के चुनाव करके कराए जा रहे हैं। बेहतर चुनावी कार्यान्वयन के लिए अन्य चुनावी सुधारों का भी उल्लेख करें। और अतः एक राष्ट्र एक निर्वाचन की दिशा अभी पर्याप्त विचार विमर्श की जरूरत है। विशेषज्ञों की राय भी जाननी होगी, साथ ही आम जनता और चुनाव आयोग का भी विश्वास हासिल करना होगा। वेंकट चिलैया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा पर गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भी आप देखते हैं कि ने भी माना था कि चुनाव व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की जगह हमें परिवर्तन व्यवस्था को ही अधिक मजबूत कर बनाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देनी होगी ताकि वह आप देखिए स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा सके। आज जरूरत है कि चुनावी व्यवस्था को सुचिता को पुनर्बहाल किया जाए और चुनाव के द्वारा राजनीति में बढ़ रहे पूंजीवाद व अपराधी तत्वों के ऊपर लगाम लगानी होगी और राजनीतिक दलों में भी व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद आदि पर लगाते हुए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना होगा। तभी हम शान से कह पाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तियाँ हमारा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो दृष्टि IAS जो दिव्य कीर्ति सर है ना, उनकी आप क्लास एक निर्वाचन पर जो दी गई है उसे जरूर देख लीजिए। मुझे लगता है उसने देखा होगा तो उसने बहुत बेहतरीन आंसर लिखा होगा, यानी कि निबंध लिखा होगा, बहुत बेहतरीन, मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं। तो देखिए आप लोग देखिए, अगर इस तरह का पूछा जाता है 55 नंबर दिए गए 125 में से, ठीक है, 125 में से इन्हें 55 नंबर दिए गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह की कॉपियां हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे जो इन्होंने टेस्ट दिए हुए दृष्टि IAS या किसी और कोचिंग में। तो एक आपको क्या रहेगा कि इससे ओवर में मिलता रहेगा कि किस तरह से लिखे जा रहे हैं। और भी आपके कोई सवाल हैं, सुझाव है तो मुझे बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बनी हुई है, हर हाल में आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बस मेरी यही आप लोगों से क्या है गुजारिश है।